अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किमी के टू थिंकिंग। जो अब किमी के टू का थिंकिंग मॉडल आया है रिसेंटली फ्यू डेज़ बैक, इसने जो बेंचमार्किंग के ऊपर तमाम मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। इवन चैट जीपीटी का जो जीपीटी 5 वर्ज़न है, जो कि काफ़ी हाई डिमांड है मार्केट में, इसने चैट जीपीटी से लेके जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बड़े-बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम जो एचएलई बोला जाता है, जो कि रीज़निंग टास्क में एक बहुत इम्पोर्टेंट बेंचमार्क समझा जाता है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट और अमेज़िंग चीज़ इसमें हुई है, जिसे तमाम डीप लर्निंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यू मॉडल्स को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, न्यू आर्किटेक्चर्स को बहुत डिटेल के अंदर मॉनिटर करते हैं, वो सब शॉक्ड हैं कि जो इसने एक रीज़निंग में अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। और वो एक मैथमेटिकल की पीएचडी लेवल की प्रॉब्लम का इसने सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट किया है। किया तो जो इसमें सबसे अमेजिंग चीज़ है वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को यूज़ किया गया है और तकरीबन इसके अंदर 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स का जो वो मॉडल बनाया गया है। तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर का ये जो मॉडल बना है, इसके अंदर तकरीबन 380 समथिंग 84 या 86 एक्सपर्ट यूज़ किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किमी के टू थिंकिंग। किमी के टू का हमने पहले भी आर्किटेक्चर डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और उसमें भी मैंने कहा था कि मेरी नज़र में सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ किया जा रहा है, वो किमी के टू है। जो अब किमी के टू का थिंकिंग मॉडल आया है रिसेंटली फ्यू डेज़ बैक, इसने जो बेंचमार्किंग के ऊपर तमाम मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। इवन चैट जीपीटी का जो जीपीटी 5 वर्ज़न है, जो कि काफ़ी हाई डिमांड है मार्केट में, ये उससे भी हर तकरीबन बेंचमार्क में सिवाय एक आधे जो कोडिंग का बेंचमार्क है, उसमें उसके इक्वल या स्लाइटली पीछे रहा है। बाकी तकरीबन हर बेंचमार्क में इसने चैट जीपीटी से लेके जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बड़े-बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। इवन ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम जो एचएलई बोला जाता है, जो कि रीज़निंग टास्क में एक बहुत इम्पोर्टेंट बेंचमार्क समझा जाता है। तो इसने ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम को भी में भी इसने सबको पीछे छोड़ दिया है और सबसे टॉप बेंचमार्किंग के ऊपर किमी के2 थिंकिंग यूज़ हो रहा है। इसके अलावा भी तमाम बेंचमार्क्स में इसने काफ़ी आउट परफ़ॉर्म किया है। ज़रा हम वन बाय वन तमाम बेंचमार्क्स में इसको देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट रही है। जी, आप देखेंगे ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम में जो इसने स्कोर किया है वो 44.9% है। जबकि जो जीपीटी 5 है, उसका 41.7% है। और ये भी इनका जो है ये एजेंटिक टूल के साथ इसकी ये जो आउटपुट है, ये वो है। बगैर एजेंटिक टूल के ये 60 प्लस के ऊपर इसने यहाँ स्कोर दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो बेंचमार्क है, वो आपका ब्राउज़ बेंचमार्क है, उसमें भी आप देखेंगे 60.2 और जो चैट जीपीटी है, वो इसके पीछे सेकंड रनर अप है, जो कि 54.9 के ऊपर है। सेम ही आपके सामने सारे बेंचमार्क आ रहे हैं, आप ज़रा इनको देख लें कि किमी के2 ने क्या आउट परफ़ॉर्म किया है बेंचमार्किंग के अंदर। और ये तो जो है चैट जीपीटी का जो पेड वर्ज़न है और ये किमी के टू थिंकिंग जो है ये ओपन सोर्स है, ओपन वेट है, इसको कोई भी जाकर डाउनलोड करके और इसको आप अपने सर्वर्स पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद अपने किसी कस्टम डेटा पे फाइन ट्यून कर सकते हैं। ना सिर्फ़ इसने बेंचमार्किंग पे सबको पीछे छोड़ा है, बल्कि ये जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट और अमेज़िंग चीज़ इसमें हुई है, जिसे तमाम डीप लर्निंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यू मॉडल्स को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, न्यू आर्किटेक्चर्स को बहुत डिटेल के अंदर मॉनिटर करते हैं, वो सब शॉक्ड हैं कि जो इसने एक रीज़निंग में अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है और वो एक मैथमेटिकल की पीएचडी लेवल की प्रॉब्लम का इसने सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट किया है। और वो जो प्रॉब्लम है, वो बेसिकली एक हाइपरबोलिक स्पेस के अंदर एन डायमेंशनल लोरेंस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके उसको रिज़ॉल्व करना है। तो ये देखें ये आपके सामने जो है, ये इसका सारा ये मैथमेटिकल रीज़निंग आ रही है और ये भी इसने सिर्फ़ 23 इंटरलीव्ड रीज़निंग और टूल कॉल्स को यूज़ करते हुए किया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी अमेज़िंग है।
इसके अलावा इसके अंदर जो एजेंटिक टूल्स की जो इंटीग्रेशन की गई है, तकरीबन ये 200 से 300 सीक्वेंशियल एजेंटिक कॉल्स कर सकता है। तो एजेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मॉडल को ने जो अपना मतलब एक बेंचमार्क सेट किया है, तो वो भी बहुत हाई लेवल का बेंचमार्क है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि 200 टू 300 सीक्वेंशियल टूल कॉल्स। तो ये जो सीक्वेंशियल टूल कॉल्स होती हैं, जब भी आपका कोई रीज़निंग मॉडल है, जब वो रीज़निंग कर रहा है, तो उसको डिफरेंट टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। अगर आप समझ लें कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे ये किमी K2 का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसे आप ब्रेन समझ लें, तो डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट आउटपुट परफ़ॉर्म करने के लिए बेसिकली इसको डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हम डिफरेंट वे से इसके साथ अटैच करते हैं। आजकल जो मॉडर्न वे चल रहा है वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है। तो उसके अंदर हम एक ही प्रोटोकॉल में, एक ही स्टैंडर्डाइज़्ड वे में हम डिफरेंट मॉडल्स को कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट टूल्स के साथ। जैसे इसने सपोज़ वेब पे क्रॉल करके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को फेच करना है, या किसी चीज़ को कोई भी, जिस तरह आपका एक एजेंट है जो आपके बिहाफ़ पर बुकिंग करा रहा है, तो इसने ज़ाहिर है बुकिंग करने के लिए किसी यूआरएल को ट्रैवर्स करना है, फिर उस पे जाना है, फिर उस पे साइन इन करना है। तो इस तरह के जो टूल कॉल्स होती हैं बेसिकली उससे वो वर्क कर रहा होता है। जैसे हमने कहा कि अगर आप कंसीडर कर लेंगे ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये एक सेंट्रल ब्रेन है, तो ज़ाहिर है इसके साथ बाकी कंपोनेंट अटैच करने के लिए आपको टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये 200 टू 300 सीक्वेंशियल कॉल, ये अब तक का बहुत बड़ा नंबर है, जो ये एजेंटिक कॉल्स के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग वर्क है, जो किमी K2 ने किया है। अगर हम अब आ जाएँ इसके आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि किमी के आर्किटेक्चर में क्या है, तो ये भी ट्रांसफार्मर्स बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बल्कि लार्ज रीज़निंग मॉडल है। और इसके अंदर चेन ऑफ थॉट्स को भी यूज़ किया गया है, जो कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि गूगल के 2022 का पेपर था, जिसमें चेन ऑफ थॉट COT जिसे बोला जाता है। तो इसमें चेन ऑफ थॉट्स को यूज़ किया गया है। इसके अलावा जैसे हमने से बात किया था, जो इसमें सबसे अमेज़िंग चीज़ है वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को यूज़ किया गया है, और तकरीबन इसके अंदर 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स का जो वो मॉडल बनाया गया है। तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर का ये जो मॉडल बना है, इसके अंदर तकरीबन 380 समथिंग 84 या 86 एक्सपर्ट यूज़ किए गए हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स यूज़ कर रहा है। बाकी जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, मोस्टली जो MOE को यूज़ नहीं कर रहे। कई और मॉडल भी MOE आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़ा-सा डिफरेंट वे के अंदर। जो नॉर्मल MOE होता है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अपनी कुछ सेट ऑफ लेयर्स जो हैं वो स्पेशलाइज़्ड ट्रेंड करते हैं, उनको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। अभी कॉमन इंट्यूशन के लिए, कॉमनली इस बात को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे सपोज़ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का कोई टोकन आ रहा है, तो ये बेसिकली उसको मैथ के एक्सपर्ट से राउट करवाएगा। अगर वो फिज़िक्स का है, तो उसको फिज़िक्स के एक्सपर्ट से राउट करवाएगा। इस तरह अगर कोई सोशल साइंस का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग का है, किसी भी डोमेन का है, तो ये बजाय एक ही डेंस एक्सपर्ट को यूज़ किया जाए, जो कि मोस्टली पहले हो रहा था और मोस्टली आर्किटेक्चर के अंदर इसी चीज़ को यूज़ किया जा रहा था कि एक मेजर डेंस आर्किटेक्चर उठाओ, और उसी में वो हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह के टोकन को वो डेंस आर्किटेक्चर रिज़ॉल्व कर रहा है। तो उससे ये इश्यू होता था कि आपका पूरा का पूरा वो डेंस एक्सपर्ट ही एग्ज़ीक्यूट होता था, जिस पे आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस और एज़ वेल एज़ एक्यूरेसी, दोनों चीज़ों पे इम्पैक्ट आता था। तो इन्होंने 1 ट्रिलियन पैरामीटर तो ले लिए हैं, 380-86 के करीब इन्होंने एक्सपर्ट्स तो ले लिए हैं, बट हर टोकन के लिए सारे एक्सपर्ट्स यूज़ नहीं होते, बल्कि ये कुछ 7 से 8 सीरीज़ ऑफ एक्सपर्ट्स को में से अपने टोकन को रोटेट करता है और आइटरेट करता है, और वहाँ से रिज़ल्ट मिलता है, और वो टोकन जो है वो अपने आइडियल एक्सपर्ट्स के पास जाता है। तो इस तरह आपका जो होता है, आपके पास 1 ट्रिलियन पैरामीटर भी हैं, बट जब आप उससे इन्फेरेंस ले रहे हो, जब आप उससे आउटपुट ले रहे हो, तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, बल्कि बहुत कम पैरामीटर यूटिलाइज़ हो रहे हैं। तो परफ़ॉर्मेंस ये दे रहा होता है चंद
बिलियन या मिलियन पैरामीटर बेस मॉडल की, बट एक्चुअली जो कैपेसिटी रखता होता है वो बेसिकली 1 ट्रिलियन पैरामीटर की हैं। इसके अगेंस्ट जो 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन के डेंस मॉडल हैं, वो हर टोकन के लिए ये समझो कि उनके तमाम पैरामीटर यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं और वो जर्नलाइज़्ड होते हैं और वही जो एक मेजर उनका एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ का एक्सपर्ट बना हुआ होता है। तो उसकी वजह से भी आप उतनी एक्यूरेसी उन पे अटेन नहीं कर पाते जितना ये एक्सपर्ट्स की बेस पर हो सकता है। तो इन्होंने बेसिकली मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को यूज़ किया गया है और बहुत ऑसम वे में इन्होंने यूज़ किया है। वैसे नॉर्मली जो एमओई टेक्नीक है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट टेक्नीक है, इसके अंदर जो एक कॉमनली इश्यू आता है, वो ये है कि बेसिकली इनके पीछे एक राउटर होता है, जो कि बेसिकली राउटिंग को मैनेज कर रहा होता है, जिसको डायनामिक राउटिंग बोल रहे होते हैं कि जैसे ही हमारे पास कोई टे टोकन आता है, तो उस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करना कि उसने इस टोकन को किन एक्सपर्ट या किन-किन एक्सपर्ट से सीरीज़ ऑफ एक्सपर्ट से इसको एग्ज़ीक्यूट कराना है, उसके एग्ज़ीक्यूशन के राउट को डिसाइड करना है। तो अभी करंटली इस रिसर्च डोमेन के अंदर जो इश्यू है वो ये है कि आपका वो राउटर इतने हाई पैरामीटर का नहीं होता जितने पैरामीटर्स के लिए उसने राउटिंग करनी होती है। अगर आप अपने राउटर का साइज़ भी बढ़ाओगे, तो बात तो फिर घूम के वहीं आ जाएगी कि आप वो राउटर का साइज़ बढ़ा दो या एक्सपर्ट का साइज़ बढ़ा दो, बात तो एक ही होगी। बट इस एमओई टेक्नीक के इस जो बॉटलनेक इश्यू था जो इनकी अभी किमी K2 थिंकिंग में जो इन्होंने आउटपुट रिलीज़ किया, इवन जो इनका किमी K2 का जो फर्स्ट मॉडल भी आया था और उसमें भी मैंने कहा था अभी तो ये फर्स्ट मॉडल है, आप देखते जाएँ आगे होता क्या है। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखी भी होगी तो उसको मेरी वो बात याद होगी। तो ये इनकी सेकंड आइटरेशन आई है और देखें इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है अपनी थिंकिंग और रीज़निंग में। क्योंकि इन्होंने बड़ा मैच्योरली और बड़ा स्मार्टली अपने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अब जैसे मैंने कहा इससे पहले भी एमओई को काफ़ी ज़्यादा कुछ और भी मॉडल्स के आर्किटेक्चर में यूज़ किया गया है। मगर जितना रिफाइन वे के अंदर और जितना ऑसम वे के अंदर बेसिकली किमी K2 के में यूज़ किया गया है और किसी भी ने अभी तक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट का इतना ज़बरदस्त यूज़ नहीं किया। ये तो इन्होंने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम का बहुत ऑसम यूज़ किया है। इसके अलावा भी इन्होंने इसमें काफ़ी इनोवेटिव काम किया है। जैसे जो इसको इसमें ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया गया है। बेसिकली ऑप्टिमाइज़र जो होता है वो हमारे पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग टू द डाटा एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है, अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो इन्होंने अपने इस मॉडल के लिए जो ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया था किमी K2 में, वो भी इनका अपना एक न्यू इनोवेटिव आइडिया था जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जिसे ये मोनक्लिप बोल रहे हैं। तो ऑप्टिमाइज़ेशन में भी लास्ट भी जब हमने किमी K2 का आर्किटेक्चर देखा था, तो इसका जो ट्रेनिंग ग्राफ था, बहुत ज़्यादा स्मूथ ग्राफ था और मैंने कहा था कि ये ख्वाब होता है हर डीप लर्निंग एक्सपर्ट का कि इतनी स्मूथ ट्रेनिंग अपने मॉडल की हो। तो स्टिल वही इन्होंने अपना ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया है और उसी की तरह बिल्कुल इनकी स्मूथ ट्रेनिंग जो है, वो इसमें अचीव की गई है। दूसरा जो है इसमें बेसिकली प्री ट्रेनिंग भी यूज़ की गई है और इसके साथ-साथ जो है वो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ करते हुए भी इसे ट्रेन किया गया है। उस रीइंफोर्समेंट लर्निंग की वजह से इसकी रीज़निंग कैपेबिलिटीज़ और स्पेशली जो अनसीन डेटा की जो रीज़निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, कि ऐसे सवाल जिसके ऊपर ये इसको ऑलरेडी जवाब नहीं बताए गए थे, तो ये उसमें भी बहुत अच्छी रीज़निंग परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके अलावा इसका जो कॉन्टेक्स्ट साइज़ रखा गया है जो कॉन्टेक्स्ट साइज़ यूँ समझ लें कि वो कितनी बात याद रखता है पिछली लास्ट टोकन को प्रोसेस करते हुए उससे पीछे वो कितनी इन्फॉर्मेशन जो है उसके साथ उसके अंदर आ रही है एज़ ए इनपुट के तौर पर ताकि वो उसको याद रख सके। तो वो तकरीबन 256 के का टोकन कॉन्टेक्स्ट जो है वो किमी K2 के थिंकिंग आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनका अटेंशन मैकेनिज़्म है वो बेसिकली इन्होंने आपका जो है मल्टी हेडेड लेटेंट अटेंशन यूज़ की गई है। जिस तरह इसके अंदर जो अमेज़िंग
चीज़ें हैं, जैसे इस ओवरऑल सारी चीज़ें मिल के इसके आर्किटेक्चर को सबसे बेहतरीन बनाती हैं, वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक राउटिंग सिस्टम। म्यून क्लिप के नाम से नया ऑप्टिमाइज़र इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि इंतहाई स्मूथ ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद जो है मल्टी हेडेड लेटेंट अटेंशन यूज़ की गई है। और ये जो मल्टी हेडेड लेटेंट अटेंशन होती है, यूँ समझ लें कि ये किस्म की एक कॉम्प्लेक्स करके आप उसकी एक लेटेंट स्पेस डेवलप करते हैं, तो आपकी जितनी भी एम्बेडिंग हो रही होती है, वो बेसिकली उन सबको एक कॉम्प्लेक्स वे में एक लेटेंट स्पेस के अंदर यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से जो हमारा केवी कैशे होता है, बेसिकली सेल्फ अटेंशन मैकेनिज़्म को मेंटेन करने के लिए, उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास एक कॉम्प्रेस इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही होती है। तो अगर आप देखा जाए तो अटेंशन मैकेनिज़्म में भी इन्होंने सबसे प्रीमियम अटेंशन मैकेनिज़्म की टेक्नीक यूज़ की है। वैसे तो और भी काफ़ी सारी अटेंशन मैकेनिज़्म यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे स्लाइडिंग विंडो अटेंशन मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा मल्टी क्यूरी अटेंशन मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा होता है, ग्रुप क्यूरी अटेंशन यूज़ हो रहा होता है। तो इन सब में भी जो सबसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड अटेंशन मैकेनिज़्म है, वो बेसिकली इन्होंने मल्टी हेडेड लेटेंट अटेंशन, और ये जो लेटेंट अटेंशन का कॉन्सेप्ट है, जो लेटेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली डिफ्यूजन मॉडल से लिया गया है, जिसमें हमारे ऑटो इनकोडर्स डिकोडर्स जो हैं, वो हमारे डेटा को एक लेटेंट स्पेस के अंदर कंप्रेस करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अमेजिंग आउटपुट है। और इसके अगर हम आफ्टर इफेक्ट को स्टडी करें, तो चाइनीज़ जो हैं, वो मुसलसल जो है बहुत अच्छे अमेरिकन के जो या बाकी दुनिया के जितने भी टॉप पेड मॉडल हैं, ये बेसिकली उनसे भी बेस्ट मॉडल ला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बेहतर मॉडल लाकर और उनको ओपन सोर्स कर रहे हैं, ओपन वेट कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो अमेरिकन और बाहर की कंपनीज़ दूसरी हैं, जर्मन है, क्लॉड और जितनी भी और कंपीटिटर कंपनीज़ हैं दुनिया में, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि वो जो फंडिंग ले रहे हैं, उस फंडिंग को लेके जो वो अपना मॉडल डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उससे वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरह अगर चलता रहा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अरसा बाकी लोग इनके साथ उस तरह टक्कर नहीं दे पाएँगे, जो कि क्लोज़ सोर्स और पेड ला रहे हैं, सॉल्यूशंस ला रहे हैं लाइक ओपन एआई, और इनके आफ्टर इफेक्ट नज़र भी आ रहे हैं। काफ़ी कंपनीज़ के अंदर अब वो बाहर की कंपनीज़ के अंदर जो है वो इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है कि आप देखो चाइनीज़ कितनी छोटी टीम्स के साथ कितने बड़े-बड़े मॉडल बना रहे हैं, और यहाँ जो मेटा की टीम्स देख लें, या गूगल की और या दूसरी कंपनीज़ की टीम देख लें, तो उनमें बहुत ज़्यादा एचआर है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो उनकी आउटपुट आ रही है। और फिर उस आउटपुट को वो साइकिल भी नहीं मिल पा रहा, जो कि उसको एक अर्न करने के लिए, या जो जितनी एक उस पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो निकल आए। क्योंकि जब भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है फ्री का, और दूसरी तरफ आपके पास पेड ऑप्शन हो जिसकी आपने सब्सक्रिप्शन पे करनी है, तो ज़ाहिर है वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि अभी ओपन एआई का जो है, वो काफ़ी ट्रेंड जो है, वो इस वक़्त ऐप्स की तरफ, एआई इनेबल ऐप्स की डोमेन में भी वो घुस रहे हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं ना, कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट एस्टेब्लिश कर पाएँ। जैसे अभी ओपन एआई का ब्राउज़र आया है, और इस तरह करके उन्होंने ऐलान भी किया है तकरीबन वो हर डोमेन की एआई इनेबल एप्लीकेशन बनाएँगे। तो ये था हमारा किमी K2। इंशाल्लाह इस तरह के और आर्किटेक्चर आपसे डिस्कस करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।